नमस्कार। मैं आपके साथ एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम को साझा कर रहा हूँ। और ये देखिए, जो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिस पे नंबर प्लेट भी नहीं है। और यह गाड़ी एक नोएडा में एक स्प्रिट टोयोटा वर्कशॉप है। और ये वहाँ उसकी टॉप पर छत पर खड़ी हुई है। और इसका क्लेम बीमा कंपनी ने रेप्यूडेट किया है। तो ये इस वजह से महीनों से छत पर खड़ी हुई है। इस गाड़ी का एक्सीडेंट 15 फरवरी 2026 को हुआ था। और देखिए साहब, ये गाड़ी आगे से एक गाड़ी आगे स्कॉर्पियो ने अचानक ब्रेक लगाए और ये उसके पीछे जाकर लगी थी, जिससे इसका बोनट, दोनों फेंडर और इसके एयर बैग्स खुल गए थे। और भी दोनों लाइट जो है, इसमें 7 एयर बैग्स हैं, 7 के 7 खुल गए। और सामने से मतलब, और जो इसका टर्बो चार्जर, बल्क हेड, फ्रंट बल्क हेड वगैरह काफ़ी कुछ डैमेज हुआ। और इसे देखिए, एक यंग लड़का है, ये गाड़ी का मालिक है और बहुत ही निराशा में अपनी गाड़ी को देखते हुए, और चूँकि बीमा कंपनी ने इनका क्लेम रिजेक्ट किया। तो ये साहब देखिए, गाड़ी पीछे से दिखाई दे रही है और ये सामने से। और ये जो गाड़ी मालिक हैं, ये 15 फरवरी 2026 को ये और इनके एक भाई, चचेरे तेरे दोनों भाई, ये गाज़ियाबाद में एक फंक्शन से वापस अपने घर लोनी गाज़ियाबाद में वापस आ रहे थे। और रात के 10 बजे के करीब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। और इनका कहना है कि इनके भाई, जो इनका नाम, जो गाड़ी मालिक है उनका नाम क्रिश बंसल है, और जो इनके भाई हैं उनका नाम है वरदान बंसल। तो इनका कहना है कि वरदान बंसल गाड़ी चला रहे थे और वरदान बंसल का भी यही कहना है कि मैं दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहा था। तो गाड़ी में साहब ये सामने काफ़ी नुकसान हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। और ये 15 फरवरी 2026 का है। तो और ये जो फ़ोटोग्राफ हैं, ये काफ़ी अभी बाद के हैं, चूँकि बीमा कंपनी ने ये क्लेम रेप्यूडेट कर दिया है। तो थक हार कर इंश्योर्ड ने अपने जिम्मेदारी पर गाड़ी में काम कराना शुरू किया। और गाड़ी में लगभग 14-15 लाख रुपए का रिपेयर खर्च है। क्योंकि जो 7 एयर बैग्स हैं, लगभग 7-8 लाख रुपए का तो उन्हीं का खर्च है। 1-1 लाख रुपए के आसपास की हेडलाइट्स हैं, और फ्रंट बम्पर हुआ, बोनट हुआ, दोनों फेंडर हुए, फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास हुआ, टर्बो चार्जर हुआ, कुछ खोज पाइप्स हो गए कुछ, और ये फ्रंट बल्क हेड हो गया। तो इस तरीके से इसमें लगभग 15 लाख रुपए के आसपास का खर्चा है। ये फ्रंट राइट साइड का डोर है, ये भी चूँकि फेंडर पीछे गया इस वजह से बेंड हो गया है। ये एयर बैग्स दिखाई दे रहे हैं, ये सीट वाले और ये स्टीयरिंग वाले खोले हुए हैं। इधर ये कर्टन एयर बैग्स दिखाई दे रहे हैं जो खुल गए हैं। तो और ये फ्रंट स्क्रीन ग्लास दिखाई दे रहा है जो टूटा हुआ है। ये इंटरकूलर, रेडिएटर, एसी कोर कंडेंसर, एयर फिल्टर असेंबली आदि भी जो टूटे दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत सारा जो आगे का सामान, फ्रंट बम्पर, डीआरएल, हेडलाइट्स वगैरह, ये पीछे डिक्की में रखी हुई हैं। तो साहब ये गाड़ी और अब ये इन चूँकि बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूडेट कर दिया था, तो इंश्योर्ड ने अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी को रिपेयर कराना शुरू किया है। और ये रिपेयरिंग के दौरान के फ़ोटो हैं, देखिए बोनट और ये बल्क हेड में काम हुआ है, बाकी मैकेनिकल काम भी चल रहा है और एयर बैग्स भी इसके चेंज हो रहे हैं। इस चूँकि गाड़ी मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इस वजह से बीमा कंपनी को शक है कि ये गाड़ी मालिक ही चला रहा होगा दुर्घटना के समय। तो इसलिए उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया। इन्वेस्टिगेटर इनसे और इनके भाई वरदान बंसल दोनों से मिला। तो इन्होंने तो यही स्टेटमेंट दिया, जो इनका कहना है कि साहब गाड़ी को वरदान बंसल चला रहे थे, दोनों ने यही दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर इन पे दबाव डाल रहा था बार बार, लेकिन ये नहीं माने और ये उसी अपने स्टेटमेंट पे कायम रहे।
लेकिन इसके बाद बीमा कंपनी ने इनके क्लेम को रेप्यूडिएट किया और उसका जो ये रिजेक्शन लेटर है ये 3 अप्रैल 2026 का है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। रिजेक्शन रीजन में लिखा है द मटेरियल फैक्ट्स of driver's information shared in the claim is misrepresented. This and key details were not disclosed, which violates the driver related clause under your policy terms. Therefore, your claim is not eligible to processing at this time. तो इस तरीके से उन्होंने इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बताकर बीमा कंपनी ने इनका सब क्लेम ये रेप्यूडिएट किया और ये लेटर है 3 अप्रैल 2026 का। और इसके बाद इंश्योर्ड ने अपनी गाड़ी को रिपेयर कराया। इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी से कहा साहब ये तो अगर आपके जो ये इन्वेस्टिगेटर साहब हैं या आपके पास कोई एविडेंस है कि गाड़ी वरदान बंसल नहीं चला रहा था तो आप दीजिए, नहीं तो आपका ये कहना बिल्कुल सही नहीं है और आपका आरोप झूठा है। इंश्योर्ड ने साहब इसके लिए बहुत अनुनय विनय किया। अब देखिए सोचने वाली बात तो ये है कि इंश्योर्ड का जो बयान है कहना है वो सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है, लेकिन चूँकि चश्मदीद गवाह तो इंश्योर्ड और उसका भाई है और अगर उनको झूठा कहना है तो उसके लिए कोई एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए जिसके आधार पे उनको झूठा कहा जा सके। बिना एविडेंस के कहना कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि सच तो ये भी हो सकता है कि वो ही वरदान बंसल गाड़ी चला रहा है और ये भी है कि वो नहीं, लेकिन अगर किसी को झूठा कहना है तो उसके लिए सबूत होना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई, गाड़ी पेड़ में लगी, तो ये उसके दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि साहब वो गाड़ी मतलब भूलवश उस पेड़ में जा लगी, या मतलब भूलवश नहीं, मतलब किसी दुर्घटना में जो भी है अनकंट्रोल होके या कोई वजह से उस पेड़ में जा लगी। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि साहब उसने जानबूझ के उस पेड़ में मारी क्लेम लेने के लिए। लेकिन अगर उस पर आरोप लगाना है और इंश्योर्ड कह रहा है कि साहब डिसबैलेंस होके पेड़ में लगी है और किसी को कहना नहीं झूठा है, इसने क्लेम लेने के लिए सीधे पेड़ में टक्कर मारी है, तो उसको झूठा कह रहा है उसको साबित करना होगा। तो सेम यहाँ भी यही चीज़ है। तो इसलिए इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी से इसके लिए, क्योंकि बीमा कंपनी या उनके जो इन्वेस्टिगेटर साहब हैं उनका मानना है कि ये इसमें इंश्योर्ड ही गाड़ी चला रहा था और वरदान बंसल नहीं चला रहा था, तो अगर ऐसा है तो और उनको झूठा कहना है इंश्योर्ड को, तो उसके लिए एविडेंस दीजिए, कंक्लूसिव एविडेंस दीजिए। लेकिन ना तो बीमा कंपनी ने और ना ही वो जो इन्वेस्टिगेटर साहब हैं उन्होंने ऐसा कोई एविडेंस दिया। अब साहब ये एक मेरे मित्र हैं जो अप्रूव्ड सर्वेयर हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, गुजरात बेस्ड हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया था, तो उन्होंने इस मैटर पे एक AI से की मदद से एक मैसेज मुझे शेयर किया था, तो वो मैसेज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा है। देखिए, वन डेंजरस ट्रेंड सीन इन मोटर इंश्योरेंस क्लेम इज दिस: व्हेन इंश्योरर फेल टू फाइंड concrete evidence, they start building stories. Driver was planted, actual driver was someone else, accident facts are doubtful, policy condition may have been breached। यानी कि जैसे इस केस में ड्राइवर प्लांटेड कहा जा रहा है, तो ये इन्होंने लिखा है कि जब उनके के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता तो वो इस तरीके की स्टोरीज बनाने लगती हैं बीमा कंपनी। बट लॉ डज नॉट वर्क ऑन अजम्पशंस। इन द landmark judgment of the Supreme Court in Poonam Devi versus New India Assurance Company Limited, the court made an extremely important observation: the burden of proof lies upon the insurer। यानी कि साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। मेयर एलिगेशन आर नॉट एविडेंस, यानी जो आरोप हैं वो एविडेंस नहीं होते। इंश्योरेंस कंपनीज मस्ट प्रूव ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशंस। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशन को। एब्सेंस ऑफ प्रूफ कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रूफ ऑफ ब्रीच, यानी प्रूफ के एब्सेंस में ये नहीं कहा जा सकता कि ये इनको
प्रूफ ऑफ ब्रीच कहा जाए। तो ये मेरे साथी ने भेजा था, ये मैसेज है का एक हिस्सा। अभी दूसरा हिस्सा, द प्रिंसिपल स्ट्राइक एट द रूट ऑफ आर्बिट्री रेपुटेशन टू ऑफन पॉलिसी होल्डर्स आर फोर्स्ड टू सफ़र बिकॉज, मतलब पॉलिसी होल्डर का शोषण होता है। इन्वेस्टिगेटर्स क्रिएट थ्योरीज विदाउट एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेटर्स क्रिएट थ्योरीज विदाउट एविडेंस, इन्वेस्टिगेटर कहानियाँ बनाने लगते हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी सबूत साक्ष्य के। एजम्पशंस आर ट्रीटेड एज फैक्ट्स, अवधारणाओं को वन साइडेड जो सोच समझ है उनको तथ्यों की तरह माना जाने लगता है। सस्पेंशन इज कन्वर्टेड इनटू रेपुटेशन ग्राउंड, संदेह के आधार पर क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है। इंश्योर्ड पर्सन आर एक्सपेक्टेड टू प्रूव देयर इनोसेंस, इंश्योर्ड से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करे। तो ये ऐसा है। फिर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिफीटेड बाय इमेजिनेशन, रेपुटेशन रिक्वायर्स लीगली सस्टेनेबल एविडेंस, conjectures and suspension have no value in law. For insurance professional and loss assessors, a claim file is not a place for guesswork. If an insurer alleges fraud, breach, planted driver, false narration or policy violation, it must be backed by cogent and admissible evidence. तो ये लाइन बहुत अच्छी है, ये मैसेज बहुत अच्छा है। अभी इसका एक पार्ट और है, उसको भी मैं पढ़ दूँ। अदरवाइज रेपुटेशन बिकम्स आर्बिट्री, deficient in service, legally unsustainable. The insurance industry needs fair investigations, evidence-based decisions, transparent claim handling, respect for principle of natural justice. Courts are repeatedly reminding insurers power to investigate is not power to harass. ये लाइन भी बहुत अच्छी है। जो आजकल पावर टू इन्वेस्टिगेट जो है वो पावर टू हरेस ही हो रहा है। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, ये ओवरऑल मैसेज बहुत अच्छा है। तो ये मैंने इसलिए इसके साथ रखा और आपको साझा किया। अब साहब ये इंश्योर्ड ने देखिए, चूँकि बीमा कंपनी तो मान नहीं रही थी, वो अपनी बात को कोई कैसे साबित करे कि कौन चला रहा था, कोई अंदर कैमरे तो लगा के रखे नहीं थे। तो उसने साहब जो है अपना एक एफिडेविट बना के, ये है शपथ कर भारत का नागरिक, ये क्रिस बंसल जो गाड़ी मालिक है, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि, और नोटराइज एफिडेविट दिया है बीमा कंपनी को कि साहब गाड़ी को उनका जो भाई है, जो चचेरा तेरा भाई है वरदान बंसल, वो चला रहा था। इसी क्रम में साहब ये जो वरदान बंसल है, जो उनके चचेरे तेरे भाई हैं, उन्होंने भी एक एफिडेविट दिया है और उसमें लिखा कि गाड़ी का मालिक क्रिस बंसल है और मैं गाड़ी चला रहा था। तो ये एफिडेविट बीमा कंपनी को हाल फिलहाल में इंश्योर्ड ने जमा किए। और ये एफिडेविट्स या नोटराइज एफिडेविट जो हैं, शपथ पत्र, इनकी कोर्ट्स में बड़ी वैल्यू होती है। और ये यानी कि शपथ पत्र है, यानी इसको अगर झूठा कहना है तो किसी को भी साबित करना होगा। तो लेकिन अब देखिए बीमा कंपनी क्या करती है। अब ये साहब इसमें जो क्लेम है रेपुटेट किया, इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी से लगातार सर्वे रिपोर्ट मांगी, बहुत दिन से बहुत जगह मेल की, शिकायतें की, और बड़ी मुश्किल से उसको आज उसके क्लेम के लिए फ़ाइनल सर्वे रिपोर्ट कॉपी मिली। और आज तारीख है 18 मई 2026। एक्सीडेंट हुआ 15 फरवरी 2026 को। जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो उन्हें अपॉइंट केस हुआ वो 22 फरवरी 2026 को, और 22 फरवरी 2026 को उन्होंने सर्वे किया। और ये जो सर्वे रिपोर्ट पे जो डेट पड़ी थी इसको तैयार करने की, वो थी 2 अप्रैल 2026। यानी कि जो उनको सर्वे जॉब अपॉइंट हुआ 22 फरवरी 2026 से, और 2 अप्रैल 2026 के बीच 38 दिन है। यानी 38 दिन बाद अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने सर्वे रिपोर्ट बनाई
और फिर बीमा कंपनी जमा की, और लेकिन इंश्योर्ड को इसकी कॉपी नहीं दी थी जो आज दी। और जो ये सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की डेट है, इसमें 38 दिन है अपॉइंटमेंट से या सर्वे करने से, जबकि सर्वेयर रेगुलेशन में 30 डेज़ का टाइम है। और अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो इंश्योर्ड और बीमा कंपनी को दोनों को रिकॉर्डेड डिलीवरी से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन यहाँ इंश्योर्ड को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरा साहब, इस जो सर्वे रिपोर्ट में जो असेसमेंट है वो 7,17,628 रुपये का है, जबकि इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स हैं जो खुल गए हैं। इसमें बोनट, दोनों फेंडर, फ्रंट बम्पर, फ्रंट जो बल्क हेड, दोनों हेडलाइट्स, और टर्बो चार्जर, रेडिएटर, इंटरकूलर, एसी कोर कंडेंसर ये डैमेज हैं, बहुत सारे होज पाइप ये डैमेज हैं। तो ये खर्चा करीब 14-15 लाख रुपए का बैठता है। लेकिन पता नहीं कैसे सर्वेयर साहब ने 7,17,628 रुपये की असेसमेंट की है, जबकि जीरो डेप्रिसिएशन और सारे एड ऑन कवरेज इस पॉलिसी में हैं। और सच्चाई ये भी है कि इससे ज़्यादा का खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ एयर बैग्स का है, क्योंकि इंश्योर तो अपनी ज़िम्मेदारी पे इस गाड़ी को रिपेयर करा रहा है, और ये रिपेयर खर्च जानने के बाद ही डिसीजन लिया गया है। अब तीसरी चीज़ इसमें जो देखिए ये पढ़ते हैं, आफ्टर चेकिंग द क्लेम डिटेल्स एंड क्लेम डॉक्यूमेंट्स फॉर सेड क्लेम some discrepancies were observed. After discussion on the same, the insurer was deputed investigation agency on said case. As per investigation report issued by the investigator deputed by the insurer, the said claim is coming under the misrepresentation for non-disclosure of true facts from insured side. The details as follows: एक ड्राइवर इम्प्लांट, यानी कि जो सर्वेयर साहब का कहना है कि बीमा कंपनी ने इसमें उनके जो भी चर्चा हुई, एक इन्वेस्टिगेटर लगाया और इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन है, ड्राइवर इम्प्लांट है, यानी कोई ड्राइवर को दूसरे को दिखाया गया है। इम्प्लांट से मतलब ये है, और सर्वेयर साहब ने इसी के बेसिस पे इस क्लेम को, इसे मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बताया इंश्योर्ड की ओर से, इसे अटमोस्ट गुड फेथ का वायलेशन बताया है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और इस क्लेम को रेपुडेट करने के लिए रिकमेंडेशन की, अंडरसाइंड रिकमेंडेड फॉर द रेपुडेशन ऑफ सेड क्लेम। तो इस तरीके से अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने जो इन सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर हैं इंश्योरर के, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके बेसिस पे इस क्लेम को नॉट एडमिसिबल के लिए रिकमेंड किया है। जबकि जो ये इन्वेस्टिगेटर है ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ना इनकी खुद की कोई प्रमाणिकता है, ना इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, क्योंकि ना ये सीबीआई है, ना ये पुलिस है, ना कोई ये बीमा कानून के तहत मतलब लीगल एंटिटी है। ये तो बीमा कंपनी किसी का भी नाम इन्वेस्टिगेटर रख सकती है और उससे रिपोर्ट ले सकती है, और ये कहाँ, और इनकी जो ये रिपोर्ट है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? कुछ भी नहीं। ना ये चीज़ के विशेषज्ञ हैं, कहीं से भाई देश के किसी संस्था ने इन्हें प्रमाण पत्र दिया हो कि साहब आप विशेषज्ञ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि अप्रूव्ड सर्वेयर एक विशेषज्ञ है, उसकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन जो ये इन्वेस्टिगेटर है ना तो ये खुद लीगल एंटिटी है, ना इनकी रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है। पर यहाँ अप्रूव्ड सर्वेयर ने क्लेम रेपुटेशन का जो डिसीजन है वो एक बीमा कंपनी के जो पेड इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पे लिया है, और उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम तक भी इस रिपोर्ट में, सर्वे रिपोर्ट में नहीं है। जबकि सर्वे रिपोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये सर्वे रिपोर्ट एक तरीके से अधूरी है। दूसरा, इसमें चलिए अब जो सभी वो इन्वेस्टिगेटर हैं ठीक है, लेकिन उनके पास क्या एविडेंस है? उस एविडेंस का कि साहब ये गाड़ी मिस्टर वरदान बंसल नहीं चला रहे थे जो इंश्योर्ड कह रहा है, यदि वो गलत है तो उसके लिए क्या एविडेंस है? उस एविडेंस का कोई जिक्र इस सर्वे रिपोर्ट में नहीं है। इंश्योर्ड ने इस गाड़ी की बीमा पॉलिसी के लिए लगभग 1,65,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जमा किए हैं, और उसका क्लेम बहुत दिन तक 15 फरवरी से, और अभी गाड़ी रिपेयर ही हो रही है और अपने खर्चे पे करा रहा है, उसने
पैसे दिए, उसको क्लेम सर्विसेज चाहिए। अगर उसका क्लेम ठीक है, बीमा कंपनी को लग रहा है कि साहब ये क्लेम ठीक नहीं है, इसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो उसका जो उनके पास उसको साबित करे, जो भी उसके लिए उनके पास एविडेंस है उसको दे। विदाउट एविडेंस कहना कि साहब इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन है या मिस्टर वरदान बंसल गाड़ी नहीं चला रहे थे, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है और ये तरीका ठीक नहीं है। और जो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब की रिपोर्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एक इम्पार्शियल होते हैं और विशेषज्ञ होते हैं, ईमानदार होते हैं और जिन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम करना होता है, तो ये अप्रूव्ड सर्वेयर की जो भूमिका देखिए, यानी बीमा कंपनी किसी को भी इन्वेस्टिगेटर कह सकती है, उसके लिए बीमा कानून में कोई ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है। तो बीमा कंपनी उस किसी भी आदमी को पैसे दे के उसका इन्वेस्टिगेटर नाम रख के उससे मनपसंद रिपोर्ट ले सकती है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो बीमा कंपनी का निजी आदमी है, उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जो अप्रूव्ड सर्वेयर हैं, जो कि जिनकी खुद की अगर ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखें तो इन्वेस्टिगेशन उनकी ड्यूटी का पार्ट है, लेकिन वो एक नॉन ऑथेंटिक व्यक्ति की जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके बेसिस पे क्लेम को रेप्यूडिएट कर रहे हैं और उसमें भी एविडेंस का कोई जिक्र नहीं है। तो ये हमारे देश में ऐसा हो रहा है और ऐसा ही इस क्लेम में हुआ। तो ये जो तरीका ठीक नहीं है, जो मेरा मानना है। बाकी अगर बीमा कंपनी की तरफ से कोई ये मैसेज देख रहा है, अगर ठीक है, लगता है बीमा कंपनी के पास कोई एविडेंस है, तो ट्रांसपेरेंट मैनर में क्लेम सेटल करना चाहिए। इंश्योर्ड को बताना चाहिए कि साहब आपका क्लेम रेप्यूडिएट किया है और ये हमारे पास एविडेंस है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इंश्योर्ड से एविडेंस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया जा रहा। और जो अप्रूव्ड सर्वेयर हैं, जिनसे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है, वो बीमा कंपनी के जो निजी पेड इन्वेस्टिगेटर हैं, जो उनकी रिपोर्ट है, यानी कि उनके अनुसार एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो ये निराशाजनक है। अप्रूव्ड सर्वेयर का रोल इस क्लेम केस में बहुत ही निराशाजनक है। वो इम्पार्शियल नहीं है और विशेषज्ञता वाला नहीं है। अगर आपने एडमिसिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के पेड व्यक्ति के अनुसार आप डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट कहाँ से हो गए? आप तो कंट्रोल हो गए इंश्योरेंस कंपनी की ओर। तो ये इसलिए इस विषय में ये एक बहुत गंभीर मामला है और हमारे देश में ऐसे बहुत क्लेम को रेप्यूडिएट किया जा रहा है। इसीलिए मैं ये सबकी नॉलेज में लाया हूँ। तो अब इस वीडियो मैसेज को यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।